नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रधानमंत्री की जिसे अपना जातीय टाइटल बदलना पड़ा। एक ऐसे मंत्री की जिसने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। एक ऐसे छात्र की जिसे रोज़ नदी तैर कर जाना होता था क्योंकि उसके पास नाव का किराया देने के लिए पैसे नहीं होते थे। एक ऐसे देशभक्त की जिसने देश के लिए सप्ताह में एक दिन उपवास करने की सलाह दी। एक ऐसे वतन के रखवाले की जो अपने देश का विभाजन सह नहीं सका और रहस्यमय ढंग से मौत की गोद में जा समाया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की, जिनकी सादगी, ईमानदारी और देशभक्ति की मिसाल आज भी दी जाती है। लाल बहादुर शास्त्री जी का एक नारा देश के दो मजबूत स्तंभों को एक करता था, जय जवान जय किसान। जिन्होंने इस नारे के द्वारा मजदूर का सम्मान बढ़ाया, साथ ही देश के लिए कुर्बान रहने वाले जवान का भी सम्मान इतना बढ़ाया कि वो आसमान की ऊंचाई पर पहुंच गया। जय जवान जय किसान का नारा आज भी जब हम कहीं पर सुनाई देता है तो बरबस हमें देश के बेहतरीन प्रधानमंत्री की याद आ जाती है। शास्त्री जी की सफलताओं से पहले हम बात करते हैं उनके संघर्षों की, जिनका जिक्र बहुत ही कम जगहों पर किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि शास्त्री जी का जन्म एक बहुत ही साधारण परिवार में मुगल सराय में हुआ था। तारीख थी 2 अक्टूबर 1904। संयोग ही है कि इसी तारीख 2 अक्टूबर को देश महात्मा गांधी की जयंती को भी मनाता है। इनका असली नाम लाल बहादुर श्रीवास्तव था, लेकिन जाति व्यवस्था के विरोध के कारण इन्हें ये शीर्षक छोड़ना पड़ा और सिर्फ लाल बहादुर शास्त्री ही नाम इनका चल पड़ा। बाद में जब उच्च शिक्षित हुए तो इन्होंने काशी विद्यापीठ से एक और डिग्री प्राप्त की, जहां उपाधि मिलती थी शास्त्री की। फिर शास्त्री की उपाधि यही इनके साथ जुड़ गई और हमेशा ये लाल बहादुर श्रीवास्तव से लाल बहादुर शास्त्री बन गए और इसी से इनकी पहचान, इनका नाम और इनका इतिहास चलने लगा। इनका पूरा नाम ही हो गया लाल बहादुर शास्त्री। इनके पिता एक शिक्षक थे, किंतु जब शास्त्री जी मात्र 1.5 वर्ष के थे तो इनके पिताजी का निधन हो गया। घर में आर्थिक संकट आ गया। जब वो स्कूल जाते थे तो एक नदी को पार करना होता था। इनके पास किराए के लिए जो नाव का किराया था वो पैसे नहीं होते थे, इसलिए ये तैर के जाते थे। मजबूरन वो रोज़ नदी तैर कर जब स्कूल जाते थे तो उस पार जाकर अपने भीगे हुए कपड़ों को सुखाते थे। स्कूल में प्रवेश करने में हमेशा इनको देर हो जाती थी, लेकिन ये ईमानदार थे। ये बता देते थे कि मेरा कपड़े भीगे थे, मैंने वस्त्र सुखाए, इसके बाद मैं आया हूँ। धीरे धीरे ये बात स्कूल के शिक्षकों को भी पता लग गई। फिर उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री की बहुत मदद की। इनके इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया और साथ ही साथ ये भी पढ़ने में बहुत तेज हो गए। इनकी माँ, क्योंकि पिता का देहांत 1.5 वर्ष की अवस्था में हो गया था, माँ के पास जीने का कोई तरीका नहीं था। एकमात्र उनका सहारा बचा था लाल बहादुर शास्त्री। उन्हीं का चेहरा देखकर, उसी बेटे का मुख देखकर वो जीवन जीने लगी और हमेशा ऐसे भविष्य के सपने देख रही थीं जो शास्त्री के द्वारा पूरे होने को थे। शास्त्री जी की पढ़ाई के साथ इनकी माँ ने इन्हें बचपन से ही सादगी, ईमानदारी और बहादुरी की अनेक कहानियाँ सुनाई थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े और फिर कई बार जेल गए। वो कहा करते थे, जेल तो आज़ादी के दीवानों के लिए एक तीर्थ स्थल है। जेल जाने का सिलसिला ये 1921 से शुरू हुआ और देश के आज़ाद होने तक लगातार चलता रहा। 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह चल रहा था, तब उन्होंने इसमें लाल बहादुर शास्त्री जी ने अहम भूमिका निभाई। और फिर ये कहते थे, उसी समय इनका नारा था आज़ादी के बारे में। शास्त्री जी कहते थे कि हम सिर्फ अंग्रेज़ों से ही मुक्ति नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अंग्रेज़ों से ही मुक्त नहीं होना है। जब तक इस समाज में
फैली हर बुराई से मुक्ति नहीं हो जाती, तब तक हम आज़ाद नहीं होंगे। और वो बुराइयां थीं, चाहे वो जातिवाद हो, गरीबी हो या भ्रष्टाचार हो। शास्त्री जी जब पूर्ण आज़ादी की बात करते थे तो उनका सपना इस देश को और बेहतर बनाने का था। अब हम बात करेंगे राजनीतिक जीवन की शुरुआत। तो प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू की मंत्रिमंडल में इन्हें बिना विभाग का मंत्री बनाया गया। इसके पीछे भी एक कहानी है कि जब नेहरू जी अस्वस्थ रहने लगे तब कांग्रेस के नेतागण और भी विपक्ष के नेता भी सोचने लगे थे कि आखिर नेहरू के बाद अगला कौन होगा। बहुत विचार विमर्श करने के बाद में लोगों को लगता था कि भविष्य का नेता लाल बहादुर शास्त्री बहुत अच्छा सिद्ध होगा। इसलिए इन्हें उसी समय बहुत ही जल्द बिना विभाग के मंत्री के रूप में प्रवेश दिलाया गया जवाहरलाल नेहरू मंत्रिमंडल में। फिर इन्होंने संविधान सभा में भी भाग लिया और जल्द ही वो अपनी ईमानदारी और सादगी के चलते लोगों को चहेते बन गए। एक दूसरी घटना है इनके जीवन की, जब वो दूसरी बार मंत्री बने, इन्हें रेल मंत्रालय दिया गया। फिर 1956 में एक ट्रेन दुर्घटना हुई, कई लोगों की जान गई। शास्त्री जी ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी ली और अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, जो कि भारतीय राजनीति में एक मिसाल बन गया। आज भी जब कहीं दुर्घटना होती है या कहीं ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए मंत्री को जो जिम्मेदार ठहराया जाता है तो सारे लोग तो अपनी बात को छुपाने के लिए कई तर्क देते हैं। लेकिन भारतीय राजनीति में एक अद्भुत उदाहरण है कि शास्त्री जी ने अपने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया था सिर्फ एक दुर्घटना के कारण। दूसरी बात थी कि जब ये प्रधानमंत्री के रूप में जो इनका कार्यकाल था तो वो शुरू होता था 1964 में। नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री को देश का दूसरा प्रधानमंत्री बनाया गया। उनकी सरकार के सामने दो बड़े गंभीर संकट आए। उस समय के जो संकट थे वो एक था 1965 का भारत पाक युद्ध और दूसरा था भारत में अन्न संकट। अब शास्त्री जी की योग्यता, कर्मठता और इनकी निडरता का इम्तिहान का समय था, लेकिन शास्त्री जी ने सख्ती से देश का काम किया और सबसे पहले अनाज के संकट के लिए इन्होंने, क्योंकि वो मुद्दा आम लोगों से जुड़ा था, अगर इन्होंने कहा था कि अगर देश में जवान सीमा पर जान की बाजी लगा सकते हैं तो किसान भी अपने खेत में पसीना क्यों नहीं बहा सकता। इनका मतलब था कि आखिर हमारे देश का किसान यदि अधिक अन्न उपजाने लगे तो हमें इस संकट से मुक्ति मिल सकती है। वहीं से जन्म हुआ, जब इन्होंने अपने देश के किसानों को ललकारा था, वहीं से एक नारा जन्म लेता है और उस नारे का नाम था जय जवान जय किसान। क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में दो ही समस्याएं थीं। एक तरफ किसान अन्न के लिए जूझ रहा था, जवान सीमा पर देश की सीमा के लिए जूझ रहा था। एक ही नारे में इन्होंने दोनों वर्गों को साधने का काम किया और देश को बचाने का काम किया। फिर हम बात करेंगे कि जब जय जवान और जय किसान ये केवल शब्द मात्र नहीं थे, बल्कि देश की भावनाओं का इनमें प्रतिनिधित्व था। शास्त्री जी की सादगी, शास्त्री जी का करिश्माई नेतृत्व था, उसकी झलक थी जय जवान जय किसान। क्योंकि कोई भी देश, चाहे पहले हो चाहे आज हो या विश्व का कोई भी देश हो, वो इन्हीं दो पे टिका है। क्योंकि किसान जब अन्न उत्पन्न करता है तब देश की जनता का पेट भरता है। जब जवान सीमा पर बहादुरी के साथ लड़ता है तो दुश्मनों से रक्षा होती है। इसके बावजूद फिर उन्होंने एक और फैसला लिया था। भारत पाक युद्ध के दौरान इन्होंने शांति का पूरा प्रयास किया। 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया तो शास्त्री जी ने सेना का पहले तो बहुत मनोबल बढ़ाया और अपनी सेना से कहा था कि आप दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दें। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि शास्त्री जी सेना का मनोबल बढ़ाने के साथ साथ आम जनता से भी कहते थे कि देश की मदद के लिए सप्ताह में एक दिन उपवास करें। क्योंकि इन्हें पता था कि यदि हमारे देश में खाद्यान्न खत्म हो गया, हम इस लड़ाई की परिस्थिति में आखिर कहाँ से मंगवाएंगे, हम कहाँ से व्यवस्था करेंगे। लोगों ने
एक सप्ताह में एक दिन के व्रत की बात को दिल से स्वीकार किया और इस देश में जो अन्न का संकट था वो हल हो गया। इसके बाद दूसरा घटनाक्रम होता है कि ताशकंद समझौता। शास्त्री जी क्योंकि शांति और सादगी के प्रतिमूर्त थे, तो ये राजनीति से ऊपर उठकर जब इन्होंने देखा कि दोनों देश बुरी तरह से त्रस्त हो रहे हैं, पाकिस्तान जो कभी हमारा हिस्सा था आज हमारा पड़ोसी है, युद्ध से दोनों देशों का नुकसान हो रहा था, शास्त्री जी अपने ही समय में समझौते के लिए तैयार हो गए और ताशकंद समझौता होता है। 11 जनवरी 1966 को शास्त्री ने पाक के साथ ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए ताकि दोनों देश आराम से रह सकें, लेकिन उसी रात उनकी रहस्यमय मौत हो चुकी थी और जो कि आज तक एक रहस्य है, देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। शास्त्री जी का जाना देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति रही, लेकिन आज भी इनकी मौत कैसे हुई थी, क्यों हुई थी, कहीं तो हार्ट अटैक कहा जाता है, कहीं कुछ इतिहास के पास इसके सक्षम सबूत नहीं है। और लेकिन शास्त्री जी को जो अपनी जान की बाजी लगाकर देश की शांति के लिए इन्होंने काम किया। साथियों, आज भी आवश्यकता है हमें शास्त्री जैसे नेताओं की, ऐसे प्रधानमंत्रियों की, और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए सादगी और ईमानदारी से जीवन जीने वालों की। एक अंतिम कहानी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा। एक बार शास्त्री जी के सुनील शास्त्री और अनिल शास्त्री जो इनके पुत्र थे, इन्होंने कहा था पिताजी एक कार खरीद ली जाए। शास्त्री जी के पास सरकारी गाड़ी थी, ये कभी भी अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए उस गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते थे। बच्चों की जिद थी तो शास्त्री जी ने कहा ठीक है मैं बात करता हूँ। ये बात बैंक मैनेजर तक पहुँची कि शास्त्री जी एक निजी कार लेना चाहते हैं। उसने तुरंत ही बुला कर के शास्त्री के बड़े बेटे को कार का लोन मंजूर कर दिया। 2 घंटे बाद वहाँ से शास्त्री जी को बुलाया गया कुछ कागज़ों पर सिग्नेचर करने के लिए। मैनेजर बहुत खुश था कि आज हमारे कार्यालय में लोन के लिए जो ग्राहक है वो प्रधानमंत्री के रूप है, तो उन्होंने शास्त्री जी से कहा कि आप सिर्फ सिग्नेचर कर दीजिए। मैनेजर को उम्मीद थी कि शास्त्री जी खुश होंगे, वाहवाही देंगे, लेकिन शास्त्री जी ने उसे डांटते हुए कहा कि ये भारत के प्रधानमंत्री के लिए लोन 2 घंटे मंजूर हो सकता है, लेकिन देश के किसान के लिए जब लोन की आवश्यकता होती है तब आपका कार्य कैसा होता है। ये तमाचा था उस व्यवस्था पर जो एक के लिए दूसरी प्रकार की होती है, दूसरे के लिए दूसरे प्रकार की होती है, लेकिन शास्त्री जी थे। आज भी आवश्यकता है और दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल बहुत ही शानदार रहा। आज भी निष्कलंक प्रधानमंत्री की बात की जाए जिनके ऊपर कोई दाग और धब्बा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। साथियों, ऐसे थे हमारे शास्त्री जी। कल फिर मिलते हैं आपको हम भारत के तीसरे प्रधानमंत्री की कहानी के साथ। ये कहानी आपको कैसी लगी, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने यार दोस्तों तक इसको भेजिए। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।